हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आप लोगों ने अब तक पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है, वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन बेटा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमने जो पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था फूड सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अच्छा, ये जब हमने बात किया था इसका, तो मैंने आपको उसमें एक चीज़ बताई होगी कि फूड सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनकी पॉलिसी क्या थी। वो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान ध्यान से सुनिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है आपको दैट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी आर: नंबर वन, एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल। हर एक के लिए इजीली अवेलेबल हो जाए, आम जनता के लिए फूड ग्रेन्स। नंबर टू, अवेलेबल फूड ग्रेन्स शुड बी एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस में सबके पास फूड ग्रेन्स उपलब्ध हो जाए। इनेबल द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। सब के पास इसको, जो गरीब हैं उन तक भी ये पहुंच जाए। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इनका विस्तार होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक। अब बेटा, इसके बाद एक जो सबसे मेन चीज़ है अब जो हम करने जा रहे हैं, दैट इज चैलेंजेस टू ऑब्टेन फूड सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो पहला टॉपिक लेंगे हम, उसमें हम ले रहे हैं चैलेंजेस। क्या क्या चुनौतियां हैं फूड सिक्योरिटी को हासिल करने में, फूड सिक्योरिटी को हासिल करने में। अब बेटा, पहला जो मैंने पॉइंट आपके लिए बनाया है दैट इन द रिसेंट ईयर कल्टीवेशन ऑफ फूड, फ्रूट, vegetables, oils, seeds, and industrial crops is grown on more areas. आजकल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड की कमी होती जा रही है, और हम लोग सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स करते हैं, या वेजिटेबल ऑयल सीड्स का, या इंडस्ट्रियल क्रॉप्स का ग्रो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द एरियाज ऑफ पल्सेस एंड सीरियल, जिसकी वजह से हमारे पास जो अनाज है, सब्जियां हैं, उनका एरिया रिड्यूस हो रहा है। डिक्लाइनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, बट अ बिग क्वेश्चन ऑफ द फ्यूचर ऑफ फूड सिक्योरिटी, भविष्य के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया बेटा, नेट सोन एरिया हैज बीन कम डाउन फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड सच एज हाउसिंग एक्सेट्रा। जो नेट सोन एरिया था हमारे पास, अब वो कम हो गया। अब वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या के बढ़ने के लिए जब बढ़ेगी तो उसमें हमको लैंड की जरूरत पड़ेगी। लैंड किसके लिए जरूरत पड़ेगी? हाउस बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिखा है, सच एज हाउसिंग एक्सेट्रा। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। जो प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अस ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज लेड टू वाटर लैगिंग एंड सैलिनिटी, खारापन। सैलिनिटी मतलब क्या होता है? खारापन। तीसरा पॉइंट मैंने बनाया बेटा, लैंड डिग्रेडेशन इज ऑल्सो अ मेजर चैलेंज बिफोर ऑब्टेनिंग फूड सिक्योरिटी फॉर होल पॉपुलेशन। जो लैंड डिग्रेडेशन है, जमीन में जो गिरावट आएगी, वो सबसे बड़ा एक मुख्य चुनौती है बिफोर ऑब्टेनिंग फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट बनाया है मैंने, अगला जो बेटा चौथा पॉइंट हमारे पास है, वो है फ्री पावर टू सम फार्मर्स लेट इंटेंसिव इरिगेशन बाय बिग फार्मर्स। कुछ फार्मर्स को हम लोग फ्री पावर बिजली की देते हैं, विच रिड्यूसेस वाटर इन नेचुरल एक्वाफायर एंड वेल। जब उनको बिजली दे देंगे हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे,
एक्वाफायर से निकालेंगे, कुएं से निकालेंगे। इसका कारण क्या है? इसकी वजह से दिस हैज पुट द मार्जिनल एंड द स्मॉल फार्मर आउट ऑफ कल्टीवेशन। वो इनसे वंचित रह जाते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट बनाया बेटा मैंने, स्मॉल फार्मर्स पे हाई प्राइसेस ऑफ इनपुट लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। जितने भी छोटे छोटे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा हाई पे करते हैं इनको खरीदने के लिए, HYV सीड्स, जिसको हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहा है, फर्टिलाइजर्स को, बट कैन नॉट फिक्स द प्राइसेस फॉर दीज। बेटा यहाँ पर फॉर की स्पेलिंग गलत हो गई, जरा देख लेना, FOE लिख दिया मैंने गलती से, FOR। फॉर दीज एडवांटेजेस बिकॉज more supply in the market by big farmers reduces prices, so no food security is possible without the security of the small farmer। जब तक हम स्मॉल फार्मर्स को सुरक्षित नहीं रखेंगे, उनकी सिक्योरिटी नहीं करेंगे, तब तक हम देश का भी कुछ जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी नहीं कर पाएंगे। छठा पॉइंट जो मैंने बनाया बेटा, हाउएवर ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जरूरत से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ का यूज़ कर लोगे, जैसे जैसे फर्टिलाइज़र है, वाटर है, तो उसका जो असर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? दैट हैज़ लेड टू वाटर लैगिंग, सैलिनिटी ऑफ सॉयल एंड डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल सॉयल माइक्रोन्यूट्रिएंट। पानी इकट्ठा हो जाएगा, जब पानी इकट्ठा होगा तो मिट्टी खारी हो जाएगी, और जब मिट्टी खारी होगी तो उसके जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब बह जाएंगे, वो सब बह जाएंगे, ठीक है ना। तभी तो खारी होगी मिट्टी, तभी तो मिट्टी खारी होगी, फिर चिपकती भी नहीं है, फिर वो चिपकती भी नहीं है। नेक्स्ट है बेटा द हाई MSP। MSP का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडीज इन इनपुट्स एंड कमिटेड FCIs परचेज हैव डिस्टोर्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। यहाँ पर बेटा जो MSP की बात है, लास्ट ईयर 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था मिन MSP जो गवर्नमेंट रखती है, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग से पहले जो गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है ना, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जो सब्सिडीज है इनपुट्स एंड कमिटेड FCIs परचेज हैव डिस्टोर्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। लास्ट पॉइंट जो मैंने इसमें बनाया है, दैट व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स, व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स, धान है, गेहूं है, आर बीइंग ग्रो मोर MSP देन गेट, MSP से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा एंड फोरमोस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? पंजाब एंड हरियाणा। दिस हैज़ क्रिएटेड अ सीरियस इम्बैलेंस इन इंटर क्रॉप पार्टीज। इसके द्वारा या इससे एक सीरियस इम्बैलेंस एक उत्पन्न हो गया है इंटर क्रॉप पार्टीज। अब बेटा हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। क्या प्रभाव पड़ा इस वैश्वीकरण का? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर पर, कृषि पर? आपको जैसे पता है कि हमारा देश जो है एक अग्रेरियन कंट्री के नाम से जाना जाता है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर कृषि में लिप्त अराउंड 65% लोग एग्रीकल्चर बेस ही है, वो लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं, जो कि सब बहुत पहले हम लोग 70% पॉपुलेशन कहते थे, अब अराउंड 65 हो गई है। हम 63 भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अराउंड 65 कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो एग्रीकल्चर है, जिस समय भारत गुलाम था उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, और यहाँ पर डिफरेंट कॉलोनीज बनी हुई थी। तो उस कॉलोनीज में जितने भी जो लोग रहते थे तो ये लोग क्या करते थे ब्रिटिशर, कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को अपने यहाँ ले जाते थे और वहाँ से फिनिश गुड को यहाँ पर लाके बेचते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो हैंडलूम्स हैं वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आती रही, उसमें कमी आती रही, क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं बनती थी जितनी फिनिशिंग मशीनों के कपड़ों में
आती थी। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट बनाया है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन फेल्ट सिंस कॉलोनियल टाइम। ये बहुत समय पहले से ही हम लोग इसको देख रहे हैं। अगला है, रॉ कॉटन एंड स्पाइसेस वर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम इंडिया। रॉ कॉटन, भाई कपड़े किससे बनेंगे? रुई से बनेंगे, रुई को हम कॉटन ही तो कहेंगे। और दूसरा स्पाइसेस, भारत का जो नीचे का जो पार्ट है, मोस्टली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे का जो पार्ट है वो हमारे स्पाइसेस का है। ठीक है। वैसे तो हर जगह मिलती है, लेकिन जो मेजर जो पार्ट हमारे जो स्पाइसेस का गिना जाता है वो नीचे का ही पार्ट गिना जाता है। दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो नीचे के पार्ट से है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, ये लोग एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से फिनिश गुड को इंडिया में लाते थे। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैंने बनाया है उसको एक बात बता दूं कि चंपारण, आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी आपने 10th की हिस्ट्री में भी पढ़ोगे इंडिया का, तो 8th में भी पढ़ा होगा आपने। चंपारण जो एक जगह है वो बिहार में है, इंडिगो प्लांटेशन के लिए वो फेमस था। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो इंडिगो प्लांटेशन की जब बात चलती है तो वहाँ के फार्मर्स ने, लोगों ने इसका विरोध किया था और ये ब्रिटिशर्स वहाँ पर फोर्सली इसको उगाना चाहते थे। अच्छा, इंडिगो क्या है? इंडिगो एक ऐसा पौधा है जिससे डाई तैयार होती है और वो डाई किस काम आती है? कपड़ों को रंगने के लिए। किस काम आती है? कपड़ों को रंगने के लिए। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन 1917 इंडियन फार्मर्स रिवोल्टेड इन चंपारण अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो इन प्लेस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो वो लोग क्या 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 चाहते थे ब्रिटिशर्स? फूड ग्रेन की जगह पर इंडिगो, क्योंकि ये पैसा मिलता है इसे, ये नकदी फसल के रूप में गिनी जाती है। इन ऑर्डर टू सप्लाई डाई टू ब्रिटेन्स फ्लोरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बनाया बेटा, दस ग्लोबलाइजेशन हैज हैड इट्स बूम्स एंड बेन्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। बूम्स एंड बेन्स, उनकी तरक्की होने लगी, फलने फूलने लगे। क्या होने लगे? फलने फूलने लगे। ठीक है ना। नेक्स्ट जो मैंने बनाया बेटा पॉइंट वो है, पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन फार्मर्स फेस न्यू चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन फ्रॉम हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर ऑफ डेवलप्ड नेशंस। This prompted the need for making Indian agriculture successful and profitable by improving the condition of small and marginal farmers. ये जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत फार्मर्स जिसको हम लोग कहते हैं, इनकी कंडीशन कब सुधरेगी? इनकी कंडीशन कब सुधरेगी? ठीक है ना। तो यही एक तरीका है कि हम लोग इनको सबसे ज़्यादा ध्यान दें और सब्सिडीज इनको प्रोवाइड कराई जाए ताकि इनको प्रॉफिट हो। काउंटरिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, डेवलपिंग एंड प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आप मतलब समझिएगा। एंड डाइवर्सिफाइंग क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई यील्ड वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर जो मैंने एक लास्ट में जो एक पॉइंट लिखा है वो है जीन रिवॉल्यूशन। वो क्या है? जीन रिवॉल्यूशन। तो बेटा नेक्स्ट है जीन रिवॉल्यूशन। ठीक है ना। यहाँ पर जीन रिवॉल्यूशन जो हमने वर्ड रखा है, ये बेसिकली जो जीन रिवॉल्यूशन है ये किस पर बेस है? जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस है। किस पर बेस है? जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस है। तो मैंने पहला पॉइंट क्या बनाया है? जीन रिवॉल्यूशन इज द की वर्ड फॉर रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एक मुख्य वर्ड है ये। ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस पर बेस है ये? जेनेटिक इंजीनियरिंग। Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid variety of seeds. बेटा इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर बूम्स और बेस जो लिखा था, फोर्थ पॉइंट ऊपर से इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखना, ये है गुड और बैड। बूम्स एंड बेस का मतलब क्या होता है? गुड एंड बैड, यानी क्या कह सकते हो? बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। बेनिफिशियल एंड हार्मफुल। तो बेटा
आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। थैंक यू।